हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। दो चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग थर्ड चैप्टर पे बात करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन तो आ रहा है, ज़्यादा वेटेज तो नहीं है। जो क्वेश्चन है या तो ग्राफ पेपर वाला आएगा या नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, जो कि 3 कंडीशंस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आता है। तो मैं दोनों ही मेथड से आज क्वेश्चन बताने वाला हूँ और विलोपन विधि पर भी हम लोग बात करेंगे। बज वर्णखंड तो रिड्यूस कर दी गई है, तो हम लोग विलोपन वाली विधि भी देख लेते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि ग्राफ पर हम लोगों को ड्रॉ करना होता है। 2 लाइंस के ऊपर 2 लाइन दी जाती है, उसको हमें ग्राफ पर ड्रॉ करके बताना होता है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए मैं 2 समीकरण ले लेता हूँ और दोनों ही समीकरण को हम लोग देखते हैं कि कैसे उनको ड्रॉ करना है। ठीक है। दो इक्वेशंस जैसे कि 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। ये तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो ये दोनों पैरेलल हैं। इट मीन्स कि हो सकता है ओवरलैप भी कर रही हूँ। तो मैं बता दे रहा हूँ मतलब करने का प्रोसेस क्या होता है। ऐसे करके 2 अलग अलग लाइंस हमको दी जाएगी। हमको क्या करना है, वहां से x का वैल्यू निकालना है। x और y किसी का भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है x का ही निकालना है, y का भी निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन से x का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? 2x + 3y = 9। 2x को यहीं पे रखो, y को वहां लेकर जाओ, तो 9 - 3y। x का वैल्यू आ जाएगा 9 - 3y/2। अब क्या करना है यहाँ पे, x का ये जो हम लोगों के पास इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन में हम लोगों को y के अलग अलग वैल्यू रख के देखना है। ठीक है। जैसे कि x का जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हो। x के इस इक्वेशन में y बराबर जैसे कि 0 रखा, y बराबर 0 रखने पर x का क्या वैल्यू मिलेगा, तो 4.5 मिलेगा। y बराबर 1 रखने पर x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 6 मतलब 3। अब तुम लोगों को नंबर सिस्टम आना चाहिए। इसके लिए हमारे पास ऐसे करके नंबर सिस्टम, जिसमें कि यहाँ पे 0 होता है, इस पॉइंट पे x और y दोनों के लिए 0 0 होता है। ठीक, इस तरफ दे देता हूँ। अगर कोई पॉइंट -1 है तो वो x में, अगर कोई पॉइंट -1 है तो इधर होगा, x में अगर कोई पॉइंट +1 है तो इधर होगा। ऐसे ही 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। y में जितने भी पॉजिटिव मान होते हैं वो इधर ऊपर की तरफ जाते हैं। 3 4 5 ये y में जाते हैं। इधर सारे के सारे पॉजिटिव x के वैल्यूज होते हैं, इधर नेगेटिव x के वैल्यूज होते हैं, और नीचे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव y के वैल्यू होंगे। -1 -2 -3, ऐसे ही आगे की तरफ कंटिन्यू चलते चलेंगे। तो अभी जैसे देखो, मैंने y का वैल्यू कितना रखा, 0 रखा, तो y 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तब मुझे x का वैल्यू कितना मिला, 4.5। इट मीन्स यहाँ पे। तो ये जो लाइन है ना, वो सीधी यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है। इसके बाद जब मैंने इसमें y बराबर 1 रखा, तो मुझे x का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला। तो देखो, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ऐसे करके हम दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और एक दो पॉइंट और रख के यहाँ पे देख लेंगे, तो हमें इसके आगे के कुछ पॉइंट मिलेंगे, उनको भी हम लोग इस निर्देशांक ज्यामिति में रख के और फिर उन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। तो वो कुछ इस तरीके से हमेशा निकल के जाते हैं। एक लाइन से निकलते हैं, उसके बाद फिर दूसरी लाइन से और निकलते हैं, मतलब टोटल 2 लाइन बनती है। ये दोनों तो अभी पैरेलल है तो दोनों एक ही पे हो जाएंगे वो। बट अगर 2 अलग अलग लाइन होंगी तो 2 अलग अलग लाइन, एक ऐसी बन सकती है, एक ऐसी बन सकती है, तो दोनों के कट पॉइंट भी मिल जाएंगे। या इन केस वो ऐसी भी बन सकती है, कैसी भी बन सकती है, उसका कोई भी ये नहीं है रूट की ऐसी ही बनेगी, कैसी भी बन सकती है। ठीक है।
हो सकता है वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो। तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे तुमको तरीका बता रहा हूँ कि करना कैसे है। ग्राफ पेपर पे अगर दो लाइंस को ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कैसे करोगे, ठीक है। ये एक नॉर्मल फॉर्म हो गया कैसे ड्रॉ करना है। इसके बाद इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप पे, जैसे कि फर्स्ट a1 अपॉन a2। हम लोगों को इक्वेशन क्या देते हैं, a1 के साथ x, b1 के साथ y प्लस c1 बराबर 0, a2 के साथ x, b2 के साथ y और c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे करके दो हम लोगों के पास दो चर में रैखिक समीकरण आएगा। उस समीकरण को हम लोगों को तीन कंडीशन से सॉल्व करना है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन जब लगती है जब आदुतीय हल होते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन जो है ये आदुतीय हल के लिए है, आदुतीय हल। ये कंडीशन जबकि इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे और अनेक हल होंगे के साथ साथ इसी को बोलते हैं समांतर हैं। दो रेखाएं जो हैं समांतर होंगी। समांतर होती हैं तो क्या होता है उनमें एक रेशो जो है उनके a1 अपॉन a2 का वो सभी के बीच में सेम रहता है। फिर थर्ड वाला पॉइंट में a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2, जबकि इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल ना हो। तो हम लोगों को ऐसे करके दो चर में दो इक्वेशंस दी जाएगी और उनमें हमसे इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूछी जाएगी। बस उस कंडीशन को लगाना है और आंसर देना है। इन केस यहाँ बाई की जगह पे कभी वो p, x, k ऐसा कोई वैल्यू दे सकता है जिसका वैल्यू तुमको निकालने के लिए बोल सकता है। तो जब वो निकालने के लिए बोलेगा तो कंफर्म यही वाली कंडीशन देगा। इन तीनों की जगह पे सबके वैल्यू रख देना और रखने के बाद उसको इक्वल कर देना किसी एक के। तो तुमको k का वैल्यू या p का वैल्यू कोई भी वहां पे कांस्टेंट वैल्यू अगर पूछ लिया जाए तो वो इससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इन तीन टाइप पे ही क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम चांसेस यहीं से आने के हैं क्योंकि काफी सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो उसकी वजह से क्वेश्चन जो है वो यहीं से आने के चांसेस ज्यादा है। अब अगर इसमें कोई और क्वेश्चन भी आएगा तो वो विलोपन विधि पे आ सकता है। तो विलोपन विधि पे कैसे आएगा, तो उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं। विलोपन विधि में कोई दो चर से रिलेटेड हम लोगों के पास इक्वेशन दी जाएगी। कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इस टाइप की हम लोगों को इक्वेशन मिलेगी। अब ये देखो इस चैप्टर में एक एज से रिलेटेड और एक कुर्सी दो टेबल का प्राइस इस से रिलेटेड ये दो टाइप के क्वेश्चन और थोड़े से पूछे जाते हैं। तो उस टाइप के हम दो क्वेश्चन करेंगे, एक कुर्सी और टेबल वाला या सेब और संतरे वाला, और एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग एज वाला, ठीक है। वो दो क्वेश्चन करेंगे और उनमें हम लोग विलोपन विधि ही लगाएंगे। विलोपन लगा सकते हो, प्रतिस्थापन लगा सकते हो, दोनों में से विलोपन ही ठीक है वैसे तो। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से और उसको उठा के रखना होता है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। या इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू निकाल सकते हो या y का निकाल सकते हो, उसको उठा के रख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों ही करके बता दे रहा हूँ मैं। जैसे सेकंड नंबर इक्वेशन से x का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा 4 प्लस y। ये जो x का वैल्यू आया इसको समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 में 2 से निकाला है तो 1 में रखने पर, एक में रखने पर जैसे ही एक में रखोगे x का वैल्यू रखना है 4 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसको वहां ले जाओगे तो वैसे तो y माइनस वाई ये तो हो गया 0 और 0 इज इक्वल टू माइनस का 10। इट मीन्स y का वैल्यू 0 आ रहा है और y का वैल्यू 0 आ रहा है तो x का वैल्यू 14 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्या है प्रतिस्थापन विधि से ही उठाया है क्वेश्चन।
तो बाय का वैल्यू 0 आ रहा है, एक्स का, अच्छा सॉरी 4 प्लस बाय है यहाँ पे, तो 4 प्लस बाय है तो ये हो जाएगा 2 बाय इज इक्वस टू 10, तो बाय इज इक्वस टू 5, बाय इक्वस टू 5 यहाँ पे रख दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक, तो ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन हो गया। विलोपन से कैसे करेंगे, तो अभी देखो x का फैक्टर और y का फैक्टर दोनों को अगर ऐड करोगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर समीकरण नंबर 1 प्लस 2 जैसे ही करोगे तो 1 प्लस 2 करने पर ये y और y जैसे ही प्लस करोगे तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ x बचेगा। और यहाँ पे 14 और 4 इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। इट मीन्स यहाँ पे हमारी कुछ गलती हो गई है, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू, y का वैल्यू अगर हमने कितना रखा था, y का वैल्यू हमने, ओ सॉरी हाँ, तो x का वैल्यू, y का वैल्यू 5 रखने पर यह आएगा 9, तो यहाँ भी 9 ही आ रहा है, दोनों से सेम ही आता है आंसर, अलग अलग नहीं आता। और x का वैल्यू 9 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से मैंने करके बता दिया। इस पे जो हम लोग क्वेश्चन, इससे जो आने के चांसेस होते हैं क्वेश्चन, वो दूसरा वाला क्या है, या तो वो सेब और संतरे वाला होगा या एज से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। देखो मैं इसमें क्वेश्चन बताता हूं तुमको, और किसी भिन्न में कुछ जोड़ने पर और घटाने पर, तो वो क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। हम भिन्न x अपॉन वाई मानते हैं, ऊपर से भी 2 घटाते हैं, नीचे से भी 2 घटाते हैं, और फिर वो किसी के इक्वल बोलेगा, किसी अनुपात के इक्वल। तो इसमें कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वही एक्स वाई में हम लोग इक्वेशन निकालेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आसान है, उसमें तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन क्वेश्चन जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं, ये वाला देखो, ये देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। ये क्वेश्चन है जो कि परेशान करता है बच्चों को। तो इसको मैं लिख के दिखा दूं या तुम लोगों की बुक में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु। अब यहाँ पे जैकब जो है वो पापा है उसके, है ना, और पुत्र की आयु से 3 गुनी, से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राइटिंग मेरी अच्छी है, अभी ऐसा मत सोचना राइटिंग बहुत ख़राब है, एक्चुअल में मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है, वरना तुम लोगों से तो अच्छी है मेरी राइटिंग। चलो देखो, हाँ अभी इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखना कि 3 टाइम्स 2 टाइम्स किसका करना है, ये कैसे पता लगेगा कि 3 टाइम्स किसका करना है, 2 टाइम्स किसका करना है। तो एक बात हमेशा याद रखना, पिता की एज जो है वो हमेशा बच्चे से ज़्यादा ही होती है, और अगर ज़्यादा होती है तो पिता की एज में तुम मल्टीप्लाई नहीं करोगे, हमेशा बच्चे की एज में या पुत्र की एज में ही मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि बताया मैंने, पापा हमेशा कहते हैं बड़े हैं
और बड़े हैं तो उनकी एज में मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, जो छोटा है उसी की एज में मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो पापा की एज के बराबर कर पाओगे। तो हमेशा ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये छोटे वाले के में होता है। कितना गुना करना है, कितने टाइम्स करना है, ये सब छोटे वाले की एज के साथ ही होता है ना। बड़ा वाला व्यक्ति तो एज इट इज रहता है। अब देखो 5 वर्ष बाद बोला है, 5 वर्ष बाद बोला है तो पहले तो तुम किसी की आयु मानो, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो आयु जैकब की आयु इसको मान लो x, और पुत्र की आयु इसको क्या मान लो, y मान लो। 5 वर्ष पूर्व, तो जैसे ही 5 वर्ष बाद बोला है ना, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा, जो जैकब होगा वो हो जाएगा x+5, और पुत्र जो होगा वो हो जाएगा y+5, ठीक है। अब देखो कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये पापा की आयु है तो हमेशा ज़्यादा ही होगी, तो मल्टीप्लाई किस में करोगे, पुत्र की आयु में। इक्वेशन आ जाएगी x - 3y, और 15 में से 5 जाएगा तो 10, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब देखो सेकेंड टाइम उसने क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान ये है तो इनसे 5 वर्ष पूर्व, x - 5 ये जैकब होगा, और पुत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y - 5, और इन दोनों के देखो उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो देखो वापस से पुत्र की आयु की ही 7 गुनी होगी, क्योंकि पुत्र हमेशा छोटा होगा, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, x - 7y, 35 में +5 करोगे तो -30। तो ये 2 इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस मैंने बताया है जस्ट अभी इसके पहले, तो वहाँ से ये इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आसान है। x और x आ रहा है तो दोनों को नेगेटिव कर सकते हो, दोनों को माइनस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से उनकी एजेस आ जाएंगी। तो ये इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका है, हमेशा कितने टाइम्स किसको करना है, तो हमेशा पुत्र को ही करना है, क्योंकि फादर की एज हमेशा ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन वाली अब कोई बात नहीं रही। अब इसमें से सेब और संतरे वाला जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से आएगा, उसको भी देख लो जल्दी से। तो सेब और संतरे वाला जो क्वेश्चन है, देखो वैसे तो चैप्टर में बहुत टफ क्वेश्चंस भी हैं और सरल क्वेश्चन भी हैं। टफ हम लोग जब कराते हैं, जब हम लोग डिटेल वीडियो में अगर जाओगे 3rd नंबर चैप्टर में, तो वहाँ पे तुमको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो टफ कैटेगरी के हैं। बट अभी हम लोग पेपर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए वही क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना है। अब देखो 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य। तो स्टार्ट में तुम्हें क्या करना है, पेंसिल और रबड़ को कुछ मानना है। एक पेंसिल का x मानना है और रबड़ का तुमको y मानना है। ये एक पेंसिल और एक रबड़ के मूल मानना है। अब अगर वो 2 पेंसिल ला रहा है इसका मतलब 2x, और 3 रबड़ ला रहा है इसका मतलब 3y, और दोनों का रेट क्या है 9 रुपये, मतलब दोनों मिला के 9 रुपये में खरीद के ला रहे हैं। फिर 4 पेंसिल, उसके बाद 6 रबड़ बराबर है 18 के। तो ऐसे करके ये 2 इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन से कर लो या विलोपन से कर लो, है ना। तो ये टोटल 2-3 प्रकार के ही क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से आने के संभावना है, तो वो मैंने तुमको बता दिए। सॉल्व कैसे करोगे, विलोपन और अभी जस्ट इसके पहले ही प्रोसेस बताया है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है, देन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, और इसमें 1 का वैल्यू 0 आने वाला है ना इस क्वेश्चन में। इसमें 1 का क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव दोनों ही 0 हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई दूसरी इक्वेशन ले लेना तो उसमें समझ में आ जाएगा। इसमें तो ये दोनों 0 हो रहे हैं, तो यहाँ पे रबर और पेंसिल का ऐसा कोई रेट ही नहीं आएगा जो कि वो उसके इक्वल आने वाला है, ठीक है। क्योंकि बुक में उसका सॉल्यूशन ही नहीं है। तो कोई और क्वेश्चन देख लेना जो सेम इसके ही जैसा होगा, करने का प्रोसेस भी सेम ही है। उसको तुमको जमाना कैसे है वो मैंने बताया है यहाँ पे।
कैसे फॉर्म करना है उसको, ठीक। तो ऐसे सॉल्व करना है। बाकी इसके आगे कोई क्वेश्चन तुमको पूछना होगा तो कमेंट में लिख के भेज देना, मैं उसको भी बता दूंगा किसी वीडियो में, या शॉर्ट में बता दूंगा उसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।